मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपन ने जिला स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की क्या व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करी थी। जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन पंचायती राज व्यवस्था के तहत की गई है, जो कि जिले स्तर पर मुख्य इकाई है। और उसके बाद में सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत समिति ग्राम पंचायतें विद्यमान है। तो आज हम सब यहाँ पर ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की क्या व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास प्रशासन में सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायतें होती है तथा इन ग्राम पंचायतों के द्वारा ही चूँकि सारे कार्य जो पंचायती राज द्वारा बजट आवंटित किया जाता है, उनकी क्रियान्विति ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत ही पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ होती है और ग्राम पंचायतें ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था का भी आधार होती है। वहीं से पंच, सरपंच और फिर आगे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन और चुनाव किया जाता है। तो हम सब ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो हम देखते हैं कि हमारे ग्राम पंचायतों में मुखिया कौन होता है? सरपंच। और इनका चुनाव भी हम देखते हैं कि 5 वर्ष में भी होता है। कई जगह, बहुत सी जगह जहाँ पर अन्य राज्यों में हो सकता है कुछ डिफरेंस हो। राजस्थान में चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में किया जाता है। ग्राम सभाओं के माध्यम से गांव के व्यक्ति, जो वयस्क जिनके वोटर है, वो सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद में वो ग्राम सभा में प्रस्ताव रखना हो, आम सभा में वो शामिल हो सकते हैं। तो संगठन व्यवस्था में ग्राम सभा में जो व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जिनका निर्वाचन विभाग की जो चुनाव करवाते हैं उसमें नाम होता है, वो सब वहाँ 18 वर्ष से जो के ऊपर के है और जिनका निर्वाचन नामावली में नाम है, वो सब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के जो सदस्य है, पंच है, सरपंच है, उनका चुनाव करते हैं। इनका चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। और चुनाव की जो प्रणाली है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हो सकती है। प्रत्यक्ष जैसे पंचों का चुनाव और सरपंच का चुनाव, वह सीधे गांव के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है और जिसके भी वोट ज़्यादा आते हैं वो विजयी होता है। पंच सरपंच के अलावा उप सरपंच का चुनाव इन्हीं पंचों के द्वारा बहुमत से तय किया जाता है। वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का हिस्सा हो गया। ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए राजस्थान में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और वो भी बराबरी का हिस्सा ले सके। इसके अलावा महिलाओं के अलावा SC, ST, OBC को भी नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत की गई है। जो ग्राम पंचायत में मुख्य निष्पादक या जो अपन कहते हैं मुखिया होता है, वह सरपंच होता है, जो कार्य को संभालता है, गांव के लोगों की समस्याओं को सुनता है और गांव के विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। अन्य सदस्यों में पंच एवं सरपंच एवं उप सरपंच होते हैं। अब अपन देखेंगे कि
कि जो ग्राम पंचायतें हैं इनमें मुख्य निष्पादक या जो ग्रामीण विकास प्रशासन के तहत सरकारी कार्मिक भी काम करते हैं, उनमें पंचायत ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम सेवक जिनको बोलते थे पहले, और आजकल इनको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्रामीण विकास अधिकारी भी उनका नाम तय किया गया है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायकों की भी नियुक्ति की गई है। ये सब प्रशासनिक कार्यभार संभालते हैं। अब अपन देखेंगे कि ग्राम पंचायतें जो विकास कार्य करवाएंगे तो उनके लिए आय का स्रोत क्या क्या है। तो ये आय के स्रोत निजी भी हो सकते हैं और सरकारी अनुदान या उपहार के रूप में भी हो सकते हैं। सरकारी अनुदान से तात्पर्य ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार के द्वारा बजट जो पंचायत समिति या जिला परिषद के माध्यम से मिलता है या फिर नाबार्ड के माध्यम से मिलता है, वह सब इसमें शामिल होता है जिससे कि वो विकास कार्य करा सके। ग्राम पंचायत चाहे तो भवन कर, फसल कर, चुंगी, यात्रियों से कर, पशुओं पर कर, पशु मेले जो लगाते हैं उन मेलों के द्वारा जो आय होती है, या फिर कोई कर्ज लेकर के उपहार या भामाशाहों से सहायता द्वारा भी जो आय प्राप्त होती है वह है ग्राम पंचायतों के मुख्य आय के स्रोत होते हैं। आय प्राप्त करने के बाद में निश्चय ये तो होता है कि ग्राम पंचायतों को विकास करने के लिए खर्चे भी किए जाते हैं, और ग्राम पंचायतों को जो कार्य है उन कार्य को अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला है साधारण कार्य और दूसरा है विशिष्ट कार्य। साधारण कार्य के अंतर्गत अपन पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए जो सरपंच द्वारा, पंचों द्वारा जो वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती है उनके द्वारा बजट किया जाता है, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाई जाती है, लोक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना होता है, जैसे किसी के घर के आगे चबूतरा बना दिया और वो उस मार्ग में बाधा करे तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, सरपंच के पास अपन शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत का निवारण करने के लिए सरपंच द्वारा प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। सामुदायिक कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग कर सकते हैं और गांव के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाने का कार्य साधारण कार्य में शामिल होता है। इसके अलावा विशिष्ट कार्य जैसे प्रशासनिक कार्य हो गया, कृषि सुधार संबंधी हो गया, पशुपालन संबंधी हो गया, सिंचाई योजनाएं क्या होगी, आवास के लिए क्या व्यवस्था रखी जाएगी, पेयजल की क्या व्यवस्था होगी, सड़क, विद्युत, शिक्षा, पुस्तकालय की स्थापना, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सब स्कीमें होती है जिनके तहत विशिष्ट कार्य है, जिनको एक ग्राम पंचायत अच्छे ढंग से करे तो गांव का चहुमुखी विकास हो सकता है। प्रशासनिक के क्षेत्र में जैसे बेरोजगारों की संख्या तैयार करना, शिकायतों का आगे प्राधिकारियों को रिपोर्टिंग करना, पंचायत के अभिलेखों की तैयार करना, उनका संधारण करना, जन्म मृत्यु विवाह संबंधी रजिस्ट्रेशन करवाना, गांव के भीतर की योजनाओं को तैयार करना। अब हम इसी के तहत जो कृषि क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत क्या कर सकते हैं, तो ग्राम पंचायत के द्वारा अपने गांव में जो बंजर भूमि है उसको सुधार करवा करके उसका विकास करना चाहिए। वो उसमें समतलीकरण हो, पानी की व्यवस्था उसमें कर सकते हैं, चारागाह के रूप में उसको विकसित कर सकते हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी ग्राम पंचायतों द्वारा सरकार के सहयोग से नस्ल विकास है, डेयरी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। सिंचाई के क्षेत्र में जैसे 50 एकड़ तक के सिंचाई जलाशय वालों पर नियंत्रण ग्राम पंचायतों के द्वारा रखा जा सकता है।
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके अलावा ग्रामीण आवासन यानी जो इंदिरा आवास योजना है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के जो गरीब लोग हैं, जो उसमें पात्र लोग हैं, उनको चिन्हित करना और उनके लिए कार्य करवाना ताकि सबको सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा मिल सके। पेयजल की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतों के द्वारा अपने गांव में या ढाणियों में की जाती है, वो चाहे नलकूप को का बना करके हो या फिर जलाशयों को बनाकर या फिर तालाब का निर्माण, उनकी मरम्मत करना, रख रखाव करना, ताकि कोई भी गांव में प्यासा न रहे। तालाबों में ये भी व्यवस्था की जाए कि जल प्रदूषण का निवारण हो सके, उन पर नियंत्रण रखा जा सके। हैंडपम्प जो बनवा तो दिए, फिर उनकी रख रखाव करने का कार्य भी किया जाता है। ग्राम पंचायत के द्वारा अपने गांव से जुड़ने वाले जो अन्य गांव हैं, ढाणियाँ हैं, उनके लिए लिंक रोडों का निर्माण करना, जैसे ग्रामीण गौरवपथों को आगे से आगे तैयार करवाना ताकि एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायतों को जोड़ा सके और यातायात की सुविधा होगी तो फिर किसानों को भी फ़ायदा होगा। किसान आसानी से अपने गांव से फसल या उपज को कृषि उपज मंडी तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो उनके सामने समस्या रहेगी कि कोई उनका जो उपज है वो सही समय पर मंडी में पहुंच नहीं पाएगी और उनको लागतें बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ उनको विपणन में कम पैसा मिलेगा। तो इसलिए सड़कों का, पुलियों का, इनका निर्माण करवाना। ग्रामीण विद्युतीकरण भी एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आज़ादी के 70 साल बाद में भी कई घरों में बिजली नहीं है। तो इसके लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन किया जाता है। सरपंच उस पर वेरीफाई करके जो विद्युत विभाग के कार्यालय है उनमें वो रिपोर्ट फाइल जाती है और वह अपने क्षेत्र के लिए सिटी लाइन की व्यवस्था करवा सकता है। जैसे तारों का खुला जाल है उसको शिकायत करके या फिर अधिकारी से संपर्क करके उनको इंसुलेटेड वायरों में परिवर्तित करवा सकता है ताकि दुर्घटनाओं के चांसेस कम हो। इसी के साथ साथ गरीबी उन्मूलन कार्य के लिए वो नरेगा योजना जो चलती है उसको अच्छे से और प्रभावी ढंग से करे ताकि रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा समितियों, वो प्राथमिक स्कूलों और कुछ प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों लड़कियों के लिए पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वह संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी निरीक्षण कर सकते हैं, उनसे तालमेल बैठा करके गांव में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो, इसके लिए वो निरंतर कार्य करते रहे। गांव में बच्चों के लिए जो बेरोजगार छात्र छात्रा है उनके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था भी करना। गांव में सांस्कृतिक विकास के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जैसे पुराने गिंदड़ नृत्य है, आग उत्सव है, तो इन सब से आपसी मेल भाव मेल जोल बढ़ता है और सांस्कृतिक विचारधारा उच्च और प्रबल होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेलों का आयोजन भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। पशु मेलों से जो आय होती है उससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों में पैसा मिल सकेगा और पशुओं का मूल्य भी किसानों को या पशुपालकों को सही मिलेगा और उनकी आय का स्तर बढ़ेगा, जिससे उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। कमज़ोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति के कल्याण के लिए जन जागृति कार्यक्रम करवाना और उनके लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाना। इस प्रकार से ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में विकास कार्य, सामाजिक कार्य और अन्य विशिष्ट कार्य करके अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। जो ग्राम पंचायतों के कार्य है, आय है, इसके साथ अपन ये देखें उनकी क्या क्या शक्तियाँ है।
तो शक्तियाँ उन्हें पंचायती राज अधिनियम के तहत जो भी मिली है, उनके तहत ग्राम पंचायतें उन्हें सौंपे गए कार्य को अच्छे तरीके से करवाना, उसी के साथ साथ जो राजकार्य में बाधा डाले उनको आपसी समझाइश के माध्यम से या फिर प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से उनको समझाए, और विकास कार्य में जैसे जैसे वो योगदान दे सकेंगे ताकि गांव का चहुमुखी विकास हो सके। तो आज अपन ने देखा कि ग्राम स्तर पर ग्राम विकास प्रशासन की क्या व्यवस्था रखी गई है, उनमें संगठन व्यवस्था कैसी है, उनकी आय के स्रोत क्या है, उनके कार्य क्या क्या है और उनकी शक्तियाँ क्या क्या है। आगे के चैप्टर में अपन देखेंगे खंड स्तर पर पंचायत समितियों की स्थापना की गई है और पंचायत समितियों के क्या कार्य है, उनकी प्रबंध संचालन व्यवस्था, अधिकार, शक्ति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।